अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची की सियासत के हवाले से। 1933 से जो एक निज़ाम एक्टिव था उसके हवाले से हमने एक मुकाबला देखा लोकल बॉडीज़ का कराची के अंदर, और मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन सामने आया। उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेयर कराची सामने तो आए हैं, लेकिन जमात इस्लामी को इससे बहुत ज़्यादा एतराज़ है। चाहे वो सेंसस हो या डिलिमिटेशन का मामला या यूसीज़ की काउंटिंग का मामला, ये चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो पा रही। इसके बाद हमने देखा कि जमात इस्लामी ने कोर्ट से भी कंसल्ट किया, लेकिन कोर्ट ने जमात इस्लामी के पिटिशन को डिसमिस कर दिया है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला था क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब के जो वालिद हैं वो सहाफ़ी रहे हैं। उनकी वालिदा फौजिया वहाब साहिबा, उनका जब वो मेरे प्रोग्राम में थी तो मुझे और उनको भी और बाकियों को भी नहीं पता था कि उनका आखिरी प्रोग्राम होगा, तो ये बात हमेशा मुझे याद रहती है। तो मुर्तज़ा वहाब साहब की जो सियासत है उस पर बात करेंगे, क्योंकि वो वैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह से एक्टिव नहीं रहे। उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो उसको ठीक से निभा पाएंगे नहीं, क्योंकि वो जब कराची एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उस वक्त के जस्टिस साहब ने उनको ये भी कहा था कि वो रिज़ाइन कर दें, स्टेप डाउन कर दें, क्योंकि इंक्रोचमेंट्स के हवाले से वो काम नहीं कर पा रहे थे। फिर एक माफ़ीनामा हुआ और मामला आगे बढ़ गए। लेकिन अब मुर्तज़ा वहाब साहब के मेयर बनने का एक फ़ायदा ज़रूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही सिंध में गवर्नमेंट है, और जो साबिका मेयर्स रहे हैं उनका एतराज़ था कि कभी फ़ंड्स नहीं आते। वसीम अख्तर साहब ने भी इसलिए स्टेप डाउन किया, और जो दीगर पॉलिटिकल पार्टी से उनको भी एतराज़ात रहते थे। इस हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। नवाब तारपुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर फ़रीद पराचा साहब ने ज्वाइन कर रहे हैं जमात इस्लामी से। बहुत शुक्रिया दोनों का। तैमूर साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी पार्टी की सिंध में तो गवर्नमेंट थी ही, अब आप लोग ये नीचे वाले सतह पे भी अच्छी तरीके से हुकूमत कर पाएंगे, तो मुबारकबाद तस्लीम कर लें। लेकिन आपके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो तो खुश नहीं हैं। वो समझते हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है वो जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो दस्तूर रहा है दुनिया का कि जो भी हारता है वो खुश नहीं होता, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि फिर वो उल्टे सीधे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, अपनी हार मानने को तैयार नहीं होते। और आज पर भी हमने यही देखा। हालांकि वी हैड अ मेजॉरिटी ऑफ 13 वोट्स। 13 वोट कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कराची मेयर के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसको कराची के लोगों ने सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी के तौर पर कबूल किया और उन्हें लेके आए, उन्हें मैंडेट दिया। तो हमारा राइट भी था मेयर बनना। हाफिज नईम साहब ही कहते थे कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी होगी उसी का राइट बनेगा, और ये मेल झोल की सियासत मत कीजिएगा जो वो कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बता सकता हूँ जो आज हो रही हैं वो सही नहीं हो रही हैं। हम चाहते हैं कि कराची की बेहतरी हो, जैसे कि आपने फरमाया। ना कि सिर्फ कराची की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारी है, मेयर हमारा है, सिंध हुकूमत भी हमारी है, और सिंध हुकूमत के साथ साथ वफाक की हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोalition है। तो ये एक अच्छा मौका है काम करने का। हम आज भी वेलकम करते हैं हाफिज नईम को, जमायत के सारे लीडर्स को, कि आए, ये सीट की सियासत छोड़ें। इलेक्शन होनी थी, हो गई। मुर्तज़ा वहाब मेयर बन चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले को ये सीट मिल चुकी है। अब आगे बढ़े, काम करें। हम जहां जहां पर जमायत के सीटें हैं, उनके वो लोग हैं, उनकी मदद करने को तैयार है, उनको फंड्स देंगे, उनके साथ मिल बैठकर काम करेंगे। जो प्रायोरिटी है वो सियासत अब नहीं होनी चाहिए, प्रायोरिटी हमारी कराची होनी चाहिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो मिस नहीं होनी चाहिए। जी, फ़रीद पराचा साहब, आपकी जमात से तो 3 दफ़ा रह चुके हैं, पहले भी नाज़िम और मेयर्स भी, और एमक्यूएम से भी रह चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली दफ़ा ये स्लॉट मिल गई है तो काम करने का मौका ज़रूर देना चाहिए, और आप लोग थोड़ा जल्दी चले गए अदालत में? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल, आपका शुक्रिया। बात यह है कि कराची में जो कुछ भी इंतखाब हुआ उसकी बहुत सारे पहलुओं को मैं छोड़ते हुए उनके नताइज पे बात करता हूँ। 3 लाख वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले, 9 लाख वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुए। यानी कराची का 9 लाख वोटर ये चाहता है कि पीपल्स पार्टी यहाँ मेयर ना हो। ये है। फिर आपने जो हवाला दिया वो बहुत बड़ा हवाला है। कराची के लोगों को याद है, नेमतुल्लाह खान यहाँ पे रहे, अब्दुल अफगानी 2 मरतबा मेयर रहे, नेमतुल्लाह खान ने नाज़म रहे। जी। यानी ये एक तारीख का एक हकीकत है
कि 4 अरब रुपए का कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट था, नेमतुल्ला खान ने उसको 42 अरब रुपए तक पहुंचाया और 1 रुपए का भी नया टैक्स नहीं लगाया। करप्शन जो बदतरीन शक्ल में वहां मौजूद थी उसको खत्म करके और मेहनत करके दिन रात काम करके कराची में ओवरहेड ब्रिज बने, वहां पार्क बने, वहां जो है वो स्कूल बने, कॉलेज बने, डिस्पेंसरियां बनी और इसी तरह से बेशुमार वो काम हुए कि जो कराची में हमेशा याद रखे जाते हैं। इशरतुल इबाद साहब MQM के गवर्नर थे। उन्होंने ये बात कही कि कराची की अगर मुखलिसाना खिदमत किसी आदमी ने की है तो उसका नाम नेमतुल्ला खान है। ये टीवी पे उनका बयान था। फिर इसी तरह से अब्दुस्तार अफगानी रहे। तो यहाँ पर एक पूरी तारीख है, एक तसलसल है। लेकिन फरीद पराचा साहब, क्या वजह है कि माजी में, मैं जैसे आपने एक हवाला दिया, मैं भी आपको एक हवाला देना चाहती हूँ कि 2005 में जब सूबाई दारुल हुकूमत कराची में इसी मनसब के लिए इलेक्शंस हो रहे थे तो फौजिया वहाब साहिबा, जो मुर्तज़ा वहाब साहिबा की वालिदा थी और बड़ी एक्टिव पॉलिटिशियन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो दस्तबरदार हो गई थी नेमतुल्ला खान साहब के साथ कंपटीशन करने से और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब जीत गए थे। तो एटलीस्ट तो वो रवैया दोनों जमातों की तरफ से अब क्यों नहीं नजर आया? सवाल मैं तालपुर साहब से पूछूंगी कि अभी इतनी सख्त सियासी लड़ाई में क्यों पड़ गए आप लोग इस दफ़ा? पहले तो बड़े आराम से मुज़ाकरात भी कर लिए, दस्तबरदार भी हो। हाँ, देखिए, मैं फौजिया वहाब साहब हमारे साथ MNA थी, बहुत मुदब्बर खातून थी। मैं उनकी बड़ी इज्जत और एहतराम करता हूँ। हमारा एक अच्छा ताल्लुक उनके साथ था। लेकिन यहाँ मामला जो है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अभी हमारे भाई बयान कर रहे थे जी, खिदमत का एक मौका मिला। भाई, खिदमत का मौका तो आपको कई सालों से मिल रहा है। खिदमत का मौका तो आपको सिंध के अंदर हुकूमतों के जरिए मिल रहा है। क्या खिदमत आपने कराची की है? कराची का बच्चा बच्चा जानता है। सिंध की आपने क्या की है? वहां सिंध के हालात जो है, खुद लाड़काना के हालात आपको बता रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ है। इसलिए ये बात हम अगर कहते हैं तो हमारे पीछे एक पूरी हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री को कराची का एक एक फर्द उसकी तायीद करता है। कोई करप्शन का झूठा इल्जाम भी हमारे किसी आदमी पे नहीं लगा। और आज भी यानी ये बात थी कि हमने तो एक सीधी साधा एक हिसाब का कुलिया था ना कि 193 थे नईमुर रहमान के पास, 173 थे पीपल्स पार्टी के पास है। अब 173 वाला जीत गया, 193 वाला हार गया। 31 अफराद नहीं आए तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना। लेकिन सर उनमें से कुछ जेल में भी तो थे ना, वो PTI से उनका ताल्लुक है, वो भी एक इंटरेस्टिंग डिबेट है, उस पर भी करते हैं। होल्ड यू है जी। नवाज साहब, आप बताइएगा, ये 2005 में जिस तरह का सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा किया, मुज़ाकरात हुए, मुर्तज़ा वहाब साहब की वालिदा दस्तबरदार होगी नेमतुल्ला खान साहब के सामने, ये पॉलिटिकिंग अभी भी तो हो सकती थी, बजाय कि जमात इस्लामी को PTI की सपोर्ट लेनी पड़ती। आपके पास सूबे की गवर्नमेंट थी भी, लेकिन व्हाई यू गॉट सो सीरियस अबाउट दिस स्लॉट दिस टाइम? क्योंकि पहले से ही बिलावल साहब कह रहे थे कि जाले को ही मिलेगी स्लॉट। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों जो है इस तरह से मिसगाइड करते हैं जमायत के हमारे दोस्त लोगों को। ये इलेक्शन जो है ये जनरल वोट से लोग नहीं जीतते। इसमें जो काउंसिलर्स चेयरमैन बन के आते हैं वो इलेक्ट होते हैं और उनकी जिनकी मेजोरिटी होती है वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो हम क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कराची की आवाम, सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चूज किया, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सीटें दी, इसलिए ये हमारा हक बनता था और अपना हक हम किसी और को देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात जो कि बड़ी वाज़ेह है कि ना कोई बंदा किडनैप हुआ है, ना कोई बंदा गुम हुआ है, ना किसी बंदे पे FIR है। आज इतनी शराफत का मुजाहरा किया है सिंध हुकूमत ने जो शायद पहले किसी भी हुकूमत ने नहीं किया था। यहाँ तक कि जो लोग गिरफ्तार थे उनको हम लेके आए हैं पोलिंग पर कि वो आए और वो अपने वोट कास्ट करें जमायत को। इससे ज्यादा और क्या शराफत होती है? ये चाहते हैं कि जो MQM जो इसके PTI के नाराज अरकान हैं उनको हम जाके मनाएं, खुश करें, लॉलीपॉप खिलाएं, उनको गाड़ी में बिठाएं और कहें आओ आके जमायत को वोट दो। तो ये हमारा काम नहीं है, ये सिंध हुकूमत का काम नहीं है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है। ये PTI का और PTI के साथ जमायत का काम था कि वो मेक श्योर
करते, उनके जो नाराज अराकीन हैं, जो चिड़े हुए हैं उन पर, वो अराकीन। लेकिन नवाब साहब इसकी वजाहत कर दें कि क्या वजह थी कि जब हालिया इंतखाबात होने थे तो इससे पहले बड़ी सियासी हमांगी थी आपके और जमात इस्लामी के दरमियान, और ये भी बात हुई थी इनिशियली कि मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे, लेकिन फिर आपने एक दूसरे की मुखालफत में इंतखाब लड़ा, तो ये नौबत क्यों आई, इसकी वजाहत करेंगे आप? ये नौबत जमायत की लाई है। हमने पहले दिन से इनको कहा है कि साथ मिलकर बात करें, कोई ना कोई हल निकालें। हमने इनको नायब जो वाइस मेयर की सीट थी वो भी ऑफर की थी। हमने इनको बहुत सारे टाउन्स वो भी ऑफर किए थे। खैर अब वो टाइम चला गया है। अब भी हम ही हैं जो कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं। हम हाफिज भाई के पास जाने को तैयार हैं, मुर्तजा वहाब को वहाँ भेजने को तैयार हैं। आए, बैठें, अभी ये चीजें छोड़ के और कराची की सियासत की बात करें, कराची की बेहतरी की बात करें, कराची में क्या जमायत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के कर सकती है उस पर बात करें। जो पीटीआई के लोग हैं वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। उनमें से मेजॉरिटी लोग इस फैसले पे खुश नहीं थे। उनमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अब इमरान खान फितने को अपना लीडर नहीं मानते। तो जब वो इमरान खान को अपना लीडर नहीं मानते, उसके कहने पे जमायत को कैसे वोट देंगे? पर जो भी है, जैसे भी है, ये इनके सर का दर्द है। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि एक एक को घर से जाके कान से पकड़ के लाके जबरदस्ती वोट कराए। इलेक्शन कमीशन का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना, जो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से खूबी दिया है। ठीक, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद, मुजाहिद बरेली साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। सर, आपको लगता है कि कराची में जो मेयर के इलेक्शंस हुए और जिस तरह के नतीजे आए, मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए एक चैलेंज हो सकता है? उससे पहले उनके मेयर बनने से पहले भी कानून में तब्दीली की गई थी, उन्होंने कभी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो कभी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन नहीं बने, और अब आइंदा 6 माह में वो किसी यूसी का इंतखाब उन्हें लड़ना पड़ेगा, और इससे पहले उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स भी नहीं की ग्राउंड लेवल पे। तो ये और उनके वालिदैन की वजह से एक पोजीशन थी उनकी पार्टी में, उनके ताल्लुकात थे। लेकिन सर, आपको लगता है कि ये चीज़ अब चुभेगी जमात इस्लामी को, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नज़रियाती कारकुन या फिर वो लोग जो ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं उनके साथ थोड़ी ज़्यादती हुई है? मुजाहिद बरेलवी साहब। बात नहीं है तो आप जिस तरह कह रही हैं बिल्कुल, और वजह यह है कि आईनी और कानूनी तौर पर जैसे कोई हर्ज नहीं है कि आने इलेक्टेड लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन भी हो सकते हैं। ये लॉज में कोई नहीं था। बाद में वो इलेक्ट करा दें अपने को, वो एक अलग चीज है। अब जहाँ तक चलिए देखें, जहाँ तक हॉल के अंदर फेयरली जो है वो जो हुआ उस इलेक्शन को एक्सेप्ट किया हाफिज नईम साहब ने। यानी जो जब 331 अरकान वहाँ मौजूद थे तो उनमें से हाथ खड़ा करना था ना 30 तहरीक इंसाफ को, जिनको मैं बड़ा खराज तहसीन पेश करूंगा, उन्होंने हाफिज साहब के साथ खड़े हो गए। 32 लोग नहीं आए, और इसका जिम्मेदार मैं तहरीक इंसाफ की उस क़यादत को ठहराऊंगा। ये जो गवर्नर बने बैठे थे, जो मिनिस्टर बने थे, हालांकि मेरे दोस्त है, नाम नहीं चाहता, ये जैदी क्या नाम है, ये इस्माइल क्या नाम है पूरा उसका, और ये फिर भाग गए। आप देखें वो बेचारा सक्खर जेल से बीमारी के हालत में फिरदौस शमीम नकवी तक वहाँ पहुँच गया, वहाँ पे अपने वहाँ पर, और ये सब लीडरशिप भाग गई। उसके बाद आगे तवक्को रखनी थी कि जो बेचारे लोअर क्लास के लांडी कुरंगी लालू के रात कराची को देखा हुआ है, ये रिजिस्ट करते। और हमें पता है कि उन 35-36 लोगों को वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक सो कॉल्ड था आ गया, क्यों नहीं आए? तो मैं दोनों बातें कहूंगा। उस 25-30-31 लोगों को अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक था तो फॉरवर्ड ब्लॉक आके पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता, वो प्रेस क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता कि इमरान इस्माइल की तरह खुदा हाफिज इमरान खान, खुदा हाफिज तहरीक इंसाफ, खुदा हाफिज सियासत। तो इसमें दो पहलू हैं। इलेक्शन इज फेयर, पर जो अगर आप टैक्टिक्स की बात कहेंगे तो वही सब इस्तेमाल हो रहे हैं जो टांगा मांगा के जमाने से हुए थे। और ज्यादा जिम्मेदार मैं तहरीक इंसाफ को ठहराऊंगा बतूल कि इनकी लीडरशिप को, जो पिछले 4 साल से, बल्कि उससे पहले ये जो गवर्नर हुआ करते थे, वो लोग जिस तरह सम्राट कप्तान के साथ लूटते रहे, उसके बाद ही किस तरह छोड़ के भागे। इतनी यानी ढिठाई के साथ, इतनी बेशर्मी के साथ आगे कह रहे हैं। वो जो कह रहा था मैं गोली मेरे कान पे मारोगे तो मैं फिर छोड़ूंगा, इमरान खान छोड़ेगा तो करेगा, ये भाग गए। व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग दीस पुअर लोअर मिडिल क्लास काउंसिलर यूसी के जनाब वो नहीं आए, कैसे आते? और मैं इसीलिए कह रहा था कि इलेक्शन उस तरह से फेयर फ्री हुए कि सादा जीते। वो लोग जो नहीं आए वो हमें पहले से नहीं आएंगे।
تو مجاہد بریلوی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ہوم ورک میں کہیں کمی تھی اور پی ٹی آئی پہ ریلائی کرنا It is not a matter of ایک homework. انٹیلیجنٹ پولیٹیکل موو نہیں تھا؟ It is not matter of homework. It was a clear game. 3 پارٹیاں تھیں, ان کے 130 تھے, پیپلز پارٹی کے جیسے بھی ان کے 150 یا 55 بن رہے تھے, سب ملا کے ان کو باقی سپورٹ مل گئی. یہ ڈیپینڈ کر رہے تھے 62. کیوں آپ 62 تحریک انصاف کے لوگوں کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ تو پنجاب کے مقابلے میں سندھ حکومت نے وہ سلوک نہیں کیا جو پنجاب میں جس طرح سیاسی وفاداریاں. ٹھیک ہے مجاہد صاحب, آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رہیے گا. جی نواب تالپور صاحب, یہ بتائیے گا آپ سمجھتے ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب پرفارم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ 2016 میں بھی سندھ ہائی کورٹ نے ان کی بطور مشیر وزیر اعلیٰ ان کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا تھا اس سے پہلے, اور وہ بھی ان کے لیے چیلنج رہا. اس سے پہلے جسٹس گلزار احمد نے بھی, جب وہ ایڈمنسٹریٹر تھے تو کئی بار ان سے ناراض ہوئے انکروچمنٹس کے معاملے پہ. تو وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو بیوروکریسی ہے وہ کتنی مشکل ہے. از ہی ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیز کائنڈ آف چیلنجز؟ اور اب تو اپوزیشن بھی بڑی تگڑی ہے, پی ٹی آئی کی فارم میں, جماعت اسلامی کی فارم میں, پھر ایم کیو ایم کی فیکشنز کی فارم میں. از ہی ریڈی ٹو فیس دس کائنڈ آف اپوزیشن, اور وہ پھر مصطفیٰ کمال کی طرح اور جماعت اسلامی کے ناظمین کی طرح کام کر سکیں گے؟ آپ بطول کبھی بھی ہم سے یہ نہیں سنیں گے, کبھی بھی آپ ہم سے یہ نہیں سنیں گے کہ ہمارے پاس پاور نہیں, ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ہم کام کرنے آئے ہیں اور ہم کام کریں گے. 14 مہینہ کا جو ایک پیریڈ تھا, جس پیریڈ میں مرتضی وہاب ایز ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے تھے, وہ ایک بہت ہی اچھا پیریڈ تھا جس میں لوگوں نے اپریشیٹ کیا پیپلز پارٹی کے کاموں کو. ہر روز کوئی نئی سڑک بن رہی ہوتی تھی, ہر روز کوئی نیا ہوتا تھا, صفائی سے بہت زیادہ ٹائم دیتے تھے. تو ان کا ایکسپیرینس اچھا ہو جائے. پلس سندھ گورنمنٹ از دیئر ٹو بیک ہم اپ, دا فیڈرل گورنمنٹ از دیئر ٹو بیک ہم اپ. تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے دیر از نو وے کہ ایسا کچھ بیکلیش آئے جس میں لوگ خوش نہ ہوں. اور جو آپ نے جج کی بات کی, ایک غیر جو ہے مناسب رویہ تھا ہمارے ساتھ, سندھ حکومت کے ساتھ. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی جو ہے کافی حد تک گرما گرمی ہے جوڈیشری کے بیچ میں اور حکومت کے بیچ میں. تو دیٹ واز مور آف پالیٹکس دین اے فالٹ آف مرتضی وہاب. تو انشاءاللہ I am 100% confident. My leadership is 100% confident about Murtaza, and we are sure he will prove to be one of the best mayors he has ever got, because he's already proved it in the 14 months he had. جی لیکن نواب صاحب چونکہ ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے اور آپ کی پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, تو ظاہری سی بات ہے ان کو فائنانسز کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہوگا جیسے پہلے میئرز کو ہوتا رہا ہے, جیسے وسیم اختر صاحب کو ہوتا رہا ہے. تو یہ تو بہت انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو فائنانسز ملیں گے. تو یہ بات ان کے کریڈٹ میں کیسے جاتی ہے؟ کیونکہ تو پارٹی سے کریڈٹ میں تو تب جاتی نا سر اگر کسی اور پارٹی کا میئر ہوتا اور پھر پیپلز پارٹی اس کو پیسے دیتی ہے. اب اپنے میئر کو تو پیسے دیں گے ہی نا. بالکل بالکل, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم تو صرف مرتضی وہاب کو کی بات نہیں کر رہے. میں تو ابھی بھی آپ کو آفر دے رہا ہوں کہ ہم ہر جگہ پہ کام کر جائیں گے. وہ ٹاؤن کسی کا بھی ہو, وہ ٹاؤن جماعت کا ہو, ہم وہاں پر ہی پیسے دیں گے. اگر آپ تھوڑا ہسٹری میں جائیں اور تھوڑا فائنانسز کی ہماری اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو فرنگی ایسا ڈسٹرکٹ تھا جس میں ہم نے ایک بھی کاؤنسلر پچھلے الیکشن میں نہیں جیت سکا تھا ہمارا. ہم نے پھر بھی وہاں پہ اربوں روپے خرچ کیے. ہم نے سینٹرل میں بہت کمزور تھے, وہاں پہ بھی ہم نے اربوں روپے خرچ کیے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے, ہمارا مقصد سمپل اور اسٹریٹ ہے. ہمیں بہتری لانی ہے, ہمیں کراچی کو صاف ستھرا کرنا ہے, پانی کے ایشوز سالو کرنے ہیں, صفائی کے ایشوز سالو کرنے ہیں, اور اس سے بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ مذاکرات کے کتنے چانسز ہیں. ایک بریک پھر واپس آئیں. پروگرام میں خوش آمدید. جی فرید پراجا صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو الیکشن میں ریگنگ کے علاوہ بھی مرتضی وہاب کی سلیکشن سے پرابلمز ہیں؟ جیسے انہوں نے یونین کاؤنسل کا الیکشن نہیں لڑا, اور جیسے کہ بھی نواب تالپور صاحب کہہ رہے تھے کہ دے آر ولنگ ٹو ٹاک, تو آپ بات کیوں نہیں کر لیتے؟ کورٹ نے بھی آپ کا دروازہ بند کر دیا. لیکن اب یہ انتخاب کے دوران پہلے بھی یہ ہوا کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز نے وہاں پر رزلٹ جاری کیے تھے, 6 یونین کونسلیں ایسی تھیں, ان رزلٹ کو جس میں نمبر 3 پر پیپلز پارٹی کا آدمی تھا, نمبر 1 پر جماعت اسلامی کا فرد تھا, ان کو آروز نے ان کو رزلٹ کو بدل دیا اور تیسرے نمبر والے کو پہلے نمبر کر دیا, حالانکہ وہ دستخط شدہ رزلٹ تھے جن پر پیپلز پارٹی کے بھی پولنگ ایجنٹ کے دستخط تھے. تو یہ ہمارا کیس موجود ہے, اور ان کے مطابق جو ہے وہ یونین کونسلوں پہ بالکل یعنی دھاندلی کا
की इंतहा की गई, इलेक्शन कमीशन को भी हमने बार बार तवज्जो दिलाई, और इसी तरह और कई है। ये जो बात थी ना कि जी ये सारा का सारा प्रोसेस है, इसमें पीपल्स पार्टी ने पूरी वो कोशिश की कि वो गैर जमहूरी रवैये इख्तियार करे और गैर जमहूरी रास्ते और हथकंडे इस्तेमाल करे। तो अब इस वक्त ये है ना कि जी ये मामले में जो कुछ भी बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, इस पे हम इलेक्शन कमीशन के पास और कानून की अदालत में जाएंगे कि ये 31 अफराद कैसे गायब हो गए। ये पार्टी टिकट पे थे, ये फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना सकते थे। ये कह देना आसान, यानी पार्टी टिकट पर ये इलेक्शन जो है ये पार्टी बेसिस पे था, पार्टी के निशान पर ये लोग जीते थे, और इन लोग ये इस तरह अन ब्लॉक खुद फैसला करके कि हम नहीं आएंगे, ये फैसला करने के मजाज ही नहीं है, और इस तरह न फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के मजाज है। फिर ये कि सईद गनी साहब का ये बयान जो है ये सूरत हाल को वाज़ेह करता है कि हमने लोगों की कमजोरी से फायदा उठाया। यानी ये कौन सी कमजोरी है जिससे आप फायदा उठा रहे हैं, और आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री रखते हैं, और आप इसका तसर दे रहे हैं कि हमने लोगों को खरीदा। ये कौन सी सियासत है कि जिस सियासत को आप लेके आए? यहाँ पर इनको यानी मसला ही इतना था कि कुछ लोगों को रोक लें, बाकी तो ये नहीं था कि जमात इस्लामी के लोगों को ये रोक लेंगे, या ये है कि ये अपने जो है वो हक के अंदर वोट इस्तेमाल, तो पार्टी वोट है, हक के अंदर तो इस्तेमाल नहीं हो सकता था। सिर्फ यही एक काम हो सकता था कि जो किया गया कि लोगों को किसी भी तरीके से एक खौफ से या लालच से उनको रोका जाए। अब यह है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को करे कि लोग क्यों नहीं आए, क्या उनको थी, फॉरवर्ड ब्लॉक वो नहीं बना सकते थे, अपनी पार्टी के फैसले से इनहराफ नहीं कर सकते थे, फिर ये कि इस इलेक्शन की हैसियत क्या रहती है। तो ये सारी एक कानूनी ठीक है, पहलू एक और है, जाविये इस से पे बात हम करते हैं। मैं करेंगे। साथ ही रहिएगा मुजाहिद बरेलवी साहब। अब चूंकि इलेक्शन हो चुके हैं, कोर्ट ने भी डिस्कस कर दिया पिटिशन जमात इस्लामी की नहीं हो सकता इलेक्शन का लकदम। पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि आप मजीद आगे से बात कर लें, हम कुछ ना कुछ हिस्सा आपको दे देते हैं। तो आगे क्या होना चाहिए? क्या अब ये सोच होनी चाहिए कि किसी भी तरह एक ऐसा मेयर आ गया है जिससे उम्मीद है कि एटलीस्ट उसको फंड्स मिलेंगे, वो कुछ ना कुछ काम करेगा, उसको काम करने का मौका दे और वो अपने आप को एक बेहतर मेयर साबित करने की कोशिश कर सकता है अगर उसे खुला ग्राउंड दिया जाए तो? जो हमारे दोस्त जी मुजाहिद बरेलवी साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब। जी सर, जी सर। एक तो हमारे जो बड़े मोहतरम दोस्त बात कर रहे थे, बड़े आइडियल बात कर रहे थे, क्योंकि जमात इस्लामी एक कमिटेड जमात है, ठीक है, उनके कारोबार में कुर्बानियां दी हैं, सब कुछ किया है, सियासत सब कुछ तब्दील हो चुकी है। मैं आपके ब्रेक से आने से पहले मैं आपसे क्या कह रहा था, जी जी, जमात इस्लामी का इसके मसला ही नहीं है, इनके 130 पे वो आ गए, और तहरीक इंसाफ उनसे मैं तो ये सवाल कर रहा था कि कैसे हमारे हाफिज साहब जैसे और सिराजुल साहब जैसे मेरे मोहतरम बुजुर्ग और बड़े उनके काबिल एहतराम लोगों ने ये ट्रस्ट कर लिया था कि 62 के 62 जो है पीटीआई के अरकान वहां मौजूद होंगे, जबकि उनकी लीडरशिप जो गवर्नर हुआ था तो भाग गया, उसने कहा खुदा हाफिज खान साहब, उसने वो एक और था जो मिनिस्टर था, खुदा हाफिज कहने वालों की करोड़पति अरबपति की लाइन लग गई। फिर अगर जमात इस्लामी डिपेंड कर रही थी पीटीआई के इन अरकान पे, तो सॉरी टू से आप लोगों को तो सियासत पता है, आपको तो पता है कि सियासी वफादारियां किस तरह तस्वीर जाती हैं, आप तो भुट्टो साहब के दौर से देख रहे हैं। उसके बाद आप इतनी सादा सी बातें कर रहे हैं कि जनाब उन्हें प्रेजेंट करते ये करते हैं। मैंने इनसे ब्रेक से पहले आपसे कहा था शायद फिर बतूल से कि हमें पता है कि 32 अरकान कहाँ थे, लेकिन वो क्या करते हैं लोअर मिडिल क्लास के, वो आपकी तरह जमात इस्लामी की तरह या नेशनल पार्टी की तरह या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह सख्तगीर कमिटेड कॉमरेड या जमाती तो नहीं थे कि जो मुकाबला करते। इतने हौसला था, वो बेचारे 30 आ गए जो नहीं आए। लेकिन मुजाहिद साहब जी मुजाहिद साहब बस मेरे पास लास्ट मिनट है सर, इस पे आपका कमेंट चाहिए। मतलब ये आप लोगों को आज के आप लोग बड़ा फेयर जो समझते हैं ना, हम लोगों ने मिलिट्री कोड देखी हैं बेटा, जी जी, हम लोगों ने हमें सजाएं हुई है मिलिट्री कोड से। उस वक्त जमात इस्लामी पावर में थी ज़िया उल हक के दौर में। जी मुजाहिद साहब आखिरी सवाल है मुझे वाइंड अप करना है। आप समझते हैं कि फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज गॉट द स्लॉट एंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये कर लेंगे? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी का कोई नहीं करता। मैं तो आपको सीधी बात बता रहा हूँ कि जमात इस्लामी के 130 पे देवर डिपेंडिंग ऑन 62 मेंबर्स ऑफ द पीटीआई के ख्याल में आ जाते, ये बड़े आ गए 30 लोग, बहुत बड़ी हौसले की बात है। इन्होंने
जरूरत की बात है अपनी, वो फॉरवर्ड ब्लॉक कहाँ गायब हो गया अलग बात है, लेकिन अगर जमात इस्लामी पीटीआई के कंधों पर पावर में आना चाह रही थी तो ये उसकी गलतफहमी और खुशफहमी थी ना। वो क्यों गए फिर हॉल में? उन्हें जाने नहीं था हाफिज साहब को हॉल के अंदर वोटिंग के दौरान उन्हें हाई कोर्ट में ही रहना था। वो जो वो लेके गए थे, जब आपने इलेक्शन में फिर आपने एक्सेप्ट कर ली कि आपके 160 उनके 173, यू एक्सेप्टेड द डिफीट इन द हॉल। बाहर निकल के आपने क्या पत्थर मार लिए 2-4 घंटे के लिए। मैं कंडम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इनके पास ऑप्शन नहीं है, और जमात इस्लामी जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही है उसका हक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजाद बरेलवी साहब। फरीद पराजा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे थे, नवाब तैमूर तालपुर साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।